Hello everyone, welcome back to the channel One Act Language Classes. How are you all? I'm fine over here. I'm back with another video for the class 12 board examination series, and in this video we will be doing the very demanded section for your examination. जो आप लोगों ने इतनी डिमांड करी है उस सेक्शन की, वो है हमारा एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस. एक्सट्रैक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे लिटरेचर में, क्योंकि पहली बात तो बहुत इजी होते हैं, दूसरी बात आपके सामने आंसर्स दिए होते हैं ज्यादातर कि भाई इनमें से कोई भी एक आप चूज कर दो, और तीसरी बात ये मेरे हिसाब से एक्सट्रैक्ट वाले क्वेश्चंस हमें बहुत बार फ्री के मार्क्स दे के जाते हैं, क्योंकि हमें चैप्टर के बारे में अगर पता है, अगर हमें चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग बढ़िया है तो हम इनको इजीली क्रैक कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के. लेकिन कई बार बच्चों को क्वेश्चंस को समझने में प्रॉब्लम आती है, इसीलिए मैं आपके लिए अब से हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट्स और उनके साथ में उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊंगा. हम उसके आंसर डिस्कस करेंगे, हम समझेंगे कि कौन सा आंसर सही होगा, क्यों सही होगा, और हम उसको कनेक्ट करेंगे चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट के साथ में. जो बातें चैप्टर में की गई हैं वो बातें हम मैच करेंगे अपने आंसर्स के साथ में, ताकि हमारे पास आखिरी में कोई भी दिक्कत ना बचे. तो पहला चैप्टर जो मैंने पिक किया है वो है हमारा द लास्ट लेसन. द लास्ट लेसन हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है अपने वीडियोस में. अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लो, एक बार चैप्टर को देख लो, उसके बाद में आके एक्सट्रैक्ट पढ़ने में और मजा आएगा. चलो स्टार्ट करते हैं. फिर आपको क्वेश्चंस का जो स्क्रीनशॉट है वो यहां पे देखने को मिल जाएगा. मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं और स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से. तो यहाँ पे हमारे पास में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो कि एक्सट्रैक्ट के ऊपर बेस्ड होंगे. पहले मैं एक्सट्रैक्ट रीड करता हूं और समझते हैं कि क्या बात हो रही है इसमें. ओके. पुअर मैन, इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स, एंड नाउ आई अंडरस्टूड व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम. यहाँ पे जो हमारे स्पीकर हैं वो हैं फ्रांस. फ्रांस बोलते हैं एम हेमल के लिए. एम का याद है फुल एम का मतलब क्या होता है, रिमेंबर? जिसको इसको पता है फटाफट से जाके कमेंट सेक्शन में बताना कि व्हाट डज एम स्टैंड्स फॉर इन एम हेमल. मैंने वीडियो में बताया हुआ है, जो हमने चैप्टर पढ़ा था लास्ट लेसन, मैंने उसमें बताया था कि एम हेमल में एम किस चीज के लिए स्टैंड करता है. ऑलराइट. तो इसमें जो हमारे स्पीकर हैं फ्रांस, वो अपने टीचर के लिए बोलते हैं कि पुअर मैन, बेचारे, ये इस लास्ट लेसन के ऑनर में है. जो लास्ट लेसन एम हेमल डिलीवर कर रहे हैं उस दिन, ये उस लास्ट लेसन के ऑनर में है कि उन्होंने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं. वो कपड़े जो वो संडे को पहनते हैं. क्रिश्चियंस संडे को चर्च जाते हैं तो वो अपने बेस्ट क्लोथ्स में होते हैं उस दिन, तो उन्होंने वही संडे क्लोथ्स पहने हुए हैं उस दिन. और अब फ्रांस कहते हैं कि अब मुझे समझ आया कि गांव के बूढ़े लोग वहां पे क्यों बैठे हुए थे क्लास के बैक साइड में. इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर. इसलिए बैठे हुए थे क्योंकि वो बूढ़े लोग सॉरी फील कर रहे थे, क्योंकि वो लोग स्कूल नहीं गए जितना उन्हें जाना चाहिए था. इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर. फ्रांस बोलते हैं कि ये उन बूढ़े लोगों का अपना तरीका था थैंक यू बोलने का हमारे उस मास्टर को जिसने 40 years तक अपनी सर्विस दी है उस स्कूल को, उस जगह को, उन सभी लोगों को. और ये जितने भी बूढ़े लोग हैं ये लोग सॉरी फील कर रहे हैं कि यार जब हमारे पास में टाइम था तो हम स्कूल नहीं गए, और आज जब हमारा देश, हमारी लैंग्वेज, हमारा कल्चर हमारा नहीं रहा, व्हेन इट इज नॉट आवर्स एनी मोर, तब हम फील कर रहे हैं इस बात को, और तब हमें ये बात रियलाइज हो रही है दैट हमें अपनी लैंग्वेज को थोड़ा तो यार इंपॉर्टेंस देनी चाहिए थी. नाउ लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड व्हाई डज द नैरेटर रेफर टू एम हेमल एज पुअर मैन. नैरेटर एम हेमल को एक पुअर मैन कह के क्यों रेफर करते हैं? पुअर मैन का मतलब मैंने बता दिया, बेचारा. अब चैप्टर में हमने पढ़ा है कि एम हेमल को उस दिन पुअर मैन इसलिए बोला गया है क्योंकि एम हेमल का वो लास्ट डे था उस स्कूल में. अगले दिन से उस स्कूल में जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जानी थी और एम हेमल की ड्यूटी उस दिन खत्म हो रही थी. दैट इज व्हाई ही वाज कॉल्ड अ पुअर मैन.
लेट्स सी द ऑप्शंस। पहला है हमारा, ही एम्पथाइजेस विद एम हेमल एज ही हैड टू लीव द विलेज। पहला ऑप्शन समझा रहा है हमें कि नैरेटर एम हेमल के साथ में काफी एम्पैथी रख रहे हैं, उनके मन में उनके लिए बहुत पेन है, बहुत दुख है कि उन्हें अगले दिन वो गांव छोड़ के जाना पड़ रहा है। सेकेंड ऑप्शन है हमारा, he believes that M. Hamel's fine Sunday clothes clearly reflected that he was not rich। कोई मतलब है इस ऑप्शन का? यह ऑप्शन कह रहा है कि नैरेटर को लग रहा है एम हेमल के जो उस दिन के कपड़े थे, जो फाइन संडे क्लोथ्स थे, वो ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि एम हेमल अमीर नहीं थे। इस पूरे चैप्टर में अमीर गरीब का कोई डिस्कशन कहीं पे भी नहीं हुआ है, तो आई वुड से इट इज अ बिग नो फॉर दिस ऑप्शन। हटा दो इसको, दिमाग से निकाल देना। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, ही फील्स सॉरी फॉर एम हेमल एज इट वाज हिज लास्ट फ्रेंच लेसन। इसको हम कंसिडर कर सकते हैं, इसको अपने बैग में रखना प्लीज। होता है ना, कार्ट में रखते हो, विश लिस्ट में, तो इसको अपने आंसर लिस्ट में रखना, ये हो सकता है। इसका मतलब ये है कि नैरेटर सॉरी फील कर रहे हैं एम हेमल के लिए, क्योंकि उस दिन उनका फ्रेंच का आखिरी लेसन था। और लास्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है, he thinks that M. Hamel's patriotism and sense of duty resulted in his poverty। चौथा है, उनको लगता है कि एम हेमल का जो उनकी जो देशभक्ति है, जो पेट्रियोटिज्म है और उनकी अपनी ड्यूटी को लेके जो ईमानदारी है, वो कहीं ना कहीं उसका रीजन है कि वो इतने गरीब हैं। फिर से वही चीज, इस चैप्टर में गरीबी की बात कहीं पे भी नहीं हुई है। तो हमारे पास में बचते हैं दो ऑप्शंस, सबसे पहला फर्स्ट वाला और उसके बाद में जो हमारा थर्ड वाला। तो जल्दी से बताओ कौन सा आंसर होगा इसका, क्विकली थिंक। वेल, द आंसर इज द थर्ड वन। द ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, क्योंकि उसमें एक्चुअली में यही बताया गया है कि एम हेमल का ये लास्ट लेसन था फ्रेंच का, इसीलिए जो फ्रांस था वो उनको लेके काफी ज्यादा परेशान था, उनको लेके काफी ज्यादा बुरा फील कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following idioms might describe the village's act of attending the last lesson most accurately? idioms का मतलब होता है मुहावरे। कौन सा मुहावरा जो नीचे चार ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से बेस्ट डिस्क्राइब करता है विलेजेस का वो एक्ट जब वो स्कूल अटेंड करने आए थे उस लास्ट लेसन पे? पहला है, टू गुड टू मिस, कुछ इतना अच्छा हो कि उसे मिस करने का मन ना करे। गलत। लास्ट लेसन के बारे में ऐसा कहीं पे नहीं बोला गया है कि वो इतना अच्छा था कि उसे मिस नहीं कर सकते थे। नो। सेकेंड है, टू लिटिल टू लेट, बहुत कम और बहुत देर, कोई सेंस नहीं बन रहा है इसका। थर्ड है, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, जब बहुत सारे बावर्ची कुछ बनाते हैं ना तो वो उस पर्टिकुलर डिश को खराब कर देते हैं। एंड द फोर्थ वन, टू कूल फॉर स्कूल, स्कूल जाने के लिए तो हम बड़े कूल हैं, हम तो अपनी दुकान खोलेंगे और हम अपना बिजनेस करेंगे। क्या ये सब कोई सेंस बना रहा है? नो। सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑप्शन सेंस बना रहा था, वो था हमारा कौन सा ऑप्शन? सेकंड वाला ऑप्शन, जिसमें बोला गया है टू लिटिल टू लेट, मतलब कि उन गांव के बूढ़े लोगों के पास में टाइम बहुत कम बचा था, एक दिन था बस, वो एक लास्ट लेसन था और वो सब बहुत लेट हो चुके थे। They were too late to feel the importance of their language, to feel the goodness of their culture, the importance of their traditions, the value of their mother tongue French. That is why the correct option will be the second one, too little, too late. The third question is, choose the option that might raise a question about M. Hamel's faithful service. वो ऑप्शन चुनिए जो एक सवाल खड़ा कर दे एम हेमल की फेथफुल सर्विस के आगे। फेथफुल सर्विस माने जिस सर्विस में बहुत ईमानदारी, बहुत वफादारी रही हो। तो ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो इस फेथफुल सर्विस के आगे क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दे, ये बोल दे कि क्या इनकी सर्विस सच में फेथफुल थी? याद करो, हमने चैप्टर में पढ़ा था कि एम हेमल जब सबको ब्लेम कर रहे होते हैं तो वो खुद को भी ब्लेम करते हैं। वो कहते हैं कि जितने गलत ये बच्चे हैं और उनके पेरेंट्स हैं उतनी ही गलती मेरी भी है। वो बताते हैं कि जब मुझे मन होता था फिशिंग का तो मैं हॉलिडे कर दिया करता था, जब तुम लोगों को पढ़ने की जरूरत थी तब मैं तुमसे कहता था कि पौधों में पानी डाल दो।
ये सारी बातें याद रखना। और अब पढ़ते हैं ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा, व्हेन फ्रांस केम लेट एम हिमेल टोल्ड हिम दैट ही वाज अबाउट टू बिगिन क्लास विदाउट हिम। ना, फ्रांस जब एंटर हुआ क्लास में तो एम हिमेल ने उससे बोला कि अरे आओ, हम तुम्हारे बिना ही स्टार्ट करने वाले थे। इसमें कहीं पे भी फेथफुल सर्विस पे क्वेश्चन मार्क नहीं आता है, क्योंकि अगर कोई बच्चा लेट आ रहा है तो उसमें टीचर की गलती नहीं है, टीचर बैठ के वेट नहीं करेगा। सेकेंड ऑप्शन है हमारा, फ्रांस मेंशन्ड हाउ क्रैंकी एम हिमेल वाज एंड हिज ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। फ्रांस ने बताया हुआ है कि एम हिमेल कितने स्ट्रिक्ट थे, कितने गुस्से वाले टीचर थे, और उनका स्केल हमेशा टेबल पे ऐसे ऐसे रगड़ता रहता था, धार लगती रहती थी उसमें कि जो बच्चा आएगा उसकी आज कुटाई होगी। ये भी कोई रीजन नहीं है, टोटली नॉनसेंस। थर्ड है हमारा, एम हिमेल ऑफन सेंट स्टूडेंट्स टू वाटर हिज फ्लावर्स and gave a holiday when he wanted to go fishing. Now we are talking. अब बात हो रही है कि एम हिमेल बच्चों की छुट्टी कर दिया करते थे जब उनको फिशिंग के लिए जाना होता था, या फिर उनको पानी डालने के लिए भेज देते थे पौधों में, जब भी जब भी उन्हें उनके पौधों में पानी पड़ना होता था तो वो बच्चों को भेज दिया करते थे फ्लावर्स को वाटर करने के लिए। ये ऑप्शन हम कंसिडर कर सकते हैं। पढ़ लेते हैं फोर्थ वाला भी। फोर्थ वाला है हमारा, M. Himmel permitted villagers to put their children to work on a farm or at the mills for some extra money. गलत। M. Himmel ने कभी भी बच्चों को नहीं भेजा काम करने के लिए मिल्स में, ये उनके पेरेंट्स ने किया था अपने बच्चों को मिल्स में भेज के। सो द करेक्ट आंसर इज द थर्ड ऑप्शन। लेट्स कम टू द फोर्थ क्वेश्चन नाउ। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा मजेदार है, तो ध्यान से पढ़ना है इसको। Choose the option that most appropriately fills in the blanks for the following description of the given extract. आपको 3-4 ब्लैंक्स दिए हुए हैं, आपको इनमें वो चीजें भरनी है जो बिल्कुल सही तरीके से सूट करती हैं हमारे प्रॉपर पूरे पैराग्राफ को। ठीक है, अब याद रखो, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको हर एक ऑप्शन सही बिठाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको मुश्किल से 1 या 2 ऑप्शन ढूंढने पड़ते हैं ऐसे जो बिल्कुल एग्जैक्टली फिट बैठ रहे हो, और फिर बाकी के जितने भी ऑप्शंस होते हैं वो खुद ब खुद अपनी जगह पे फिट हो जाते हैं। लेट्स सी द फर्स्ट सेंटेंस। द विलेजर्स एंड देयर चिल्ड्रन सैट इन क्लास फोर्जिंग विद देयर ओल्ड मास्टर। लाइन स्टार्ट होती है और बोला जा रहा है कि जो गांव के लोग थे और जो बच्चे थे वो क्लास में बैठे हुए हैं अपने पुराने मास्टर के साथ में। थोड़ा फोर्जिंग का एक हिंदी मतलब होता है एक बिल्डिंग अ रिलेशनशिप, लिंकिंग विद some other person or connecting with other person। तो अपने पुराने मास्टर के साथ में वो फोर्ज कर रहे हैं a dash togetherness, एक dash togetherness। togetherness माने एक संग साथ। इस डैश को यहीं पे छोड़ देते हैं, आगे पढ़ते हैं और फिर हम लोग बाद में ऑप्शंस देखेंगे। In that moment the classroom stood dash। और उस पल में जो क्लासरूम था वो कैसा था? It was dash। Let's leave this dash as well. Move on to the next sentence. It was France itself and the last French lesson, a desperate hope to dash to the remnants of what they had known and taken for granted, their own dash। तो हम इतना तो समझ रहे हैं कि इस पैराग्राफ में बात हो रही है कि जो गांव के लोग थे और जो बच्चे थे वो अपने पुराने मास्टर के साथ में एक कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे। एक ऐसा कनेक्शन जिसमें एक संग साथ समझ में आए, संग साथ हमें दिखाई दे। और फिर बात होती है कि उस पल में वो क्लासरूम एक अलग ही माहौल में था। वो माहौल कौन सा था वो हमें बताना है। फिर बात हो रही है कि सिर्फ वो क्लासरूम नहीं बल्कि पूरा का पूरा फ्रांस उस एनवायरनमेंट में था, उस माहौल में था। और जो वो लास्ट फ्रेंच लेसन था वो एक डेस्परेट कोशिश थी, एक उम्मीद थी क्या करने की, हमें वो बताना है। और कोशिश के आगे लिखा हुआ है कि वो कोशिश थी उन बची कुची यादों को, उन बचे कुचे हिस्सों को जोड़ के रखने की जिसे वो जानते थे अपनी भाषा के तौर पे या अपने कल्चर के तौर पे, और जिसे उन्होंने बहुत ही ज्यादा फॉर ग्रांटेडली लिया था, जिसे उन्होंने हमेशा हल्के में लिया, हल्के में समझा, कभी सीरियसली नहीं लिया। देयर ओन डैश, उनका अपना या उनकी अपनी डैश। अब यहां पे ध्यान दो ऑप्शंस पे। पहला ऑप्शन है ग्रेसफुल।
ग्रेसफुल को अगर आप टुगेदरनेस के साथ लगाते हो तो क्या बनता है, बड़ी एक अच्छी सी प्यारी सी टुगेदरनेस। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन पे आओ, बाईगॉन। बाईगॉन का मतलब जो कई बहुत लंबे समय पहले जा चुकी है, एक ऐसी एकता, एक ऐसी टुगेदरनेस जो बहुत लंबे समय पहले जा चुकी है। थर्ड ऑप्शन है हमारा ब्यूटीफुल, सुंदर, ब्यूटीफुल टुगेदरनेस। फोर्थ ऑप्शन है हमारा फॉरगॉटन, एक ऐसी एक ऐसी एकता, एक ऐसी टुगेदरनेस जिसको भुलाया जा चुका है। अब देखो, हमें पता है कि एम हेमल, वहां के बच्चे और वहां के जो विलेजर्स थे, उनके बीच में टुगेदरनेस तो ज्यादा कुछ नहीं थी। उस दिन वो गांव के लोग इसलिए आए थे क्योंकि वो सॉरी फील कर रहे थे कि उन्होंने इतना हल्के में लिया अपनी लैंग्वेज को। तो हम सेकंड और फोर्थ ऑप्शन में से कंसिडर कर सकते हैं। पहला है हमारा बाईगॉन और दूसरा है हमारा फॉरगॉटन। अब ध्यान रखना, टुगेदरनेस कभी भुलाई नहीं जाती, टुगेदरनेस वक्त के साथ में कम हो जाती है, या फिर लोग उसे एक तरीके से हम कह सकते हैं लोग उसे निभाना छोड़ देते हैं। जो बी वाला ऑप्शन है हमारा बाईगॉन, उसके आगे लिखा हुआ है अप। स्टूड के बाद में हमें लगाना है डैश में एक वर्ड बनना है। अब या तो वहां पे अप आ सकता है, या फिर अगर डी वाला ऑप्शन देखें तो ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म माने चेंज्ड, लेकिन अप माने ऊपर। याद रखना, स्टूड के साथ में अगर अप लगा देंगे तो ये कौन सी वर्ब बन जाएगी, ये हमारी बन जाएगी फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब क्या होती है अब मैं ये तो इस वीडियो में नहीं बताने वाला, बट कंसिडर कर लो इस ऑप्शन को भी। थर्ड वाला जो हमारा है कीप ऑन, a desperate hope to keep on to the remnants of what they had known। और अगर डी वाला ऑप्शन हम करते हैं यूज तो उसमें आ जाएगा a desperate hope to hold on to the remnants of what they had known। और जो लास्ट ऑप्शन है हमारा, अगर बी वाले की हम बात करें तो उसमें आएगा एजुकेशन, और डी वाले में आएगा आइडेंटिटी। अब देखो, पूरे पैराग्राफ में बात हो रही है कि लोगों ने अपनी पहचान, अपनी भाषा, अपनी वो एकता कहीं ना कहीं खो दी थी, अपने मास्टर के साथ में, अपनी लैंग्वेज के साथ में, अपने देश के साथ में। और आज जब वो एक साथ इकट्ठा हुए हैं तो क्यों इकट्ठा हुए हैं, ताकि वो अपनी उन पुरानी यादों को, अपने उस पुराने कल्चर को थोड़ा बहुत रोक के रख सकें, उसको थोड़ा बहुत बचा के रख सकें, उस पर थोड़ा सा वो हाथ से इसको रोक लें कि यार नहीं तुम अभी मत जाओ, अभी तुम यहाँ पे रुको, वो अपने कल्चर से बोले। और उन्होंने अपनी एक जो पहचान खो दी। पहचान कब खोता है आदमी, जब उसकी लैंग्वेज उससे छीन लेते हो, जब उसकी देशभक्ति उससे छीन लेते हो, जब उसकी कल्चर, उसका ट्रेडिशन उससे छीन लेते हो, तब वो अपनी पहचान खो देता है। हम लोग अभी इंडियंस हैं, हमारी पहचान क्या है कि हम इंडिया में रहते हैं, हम हिंदी बोलते हैं, हम लोग इंडियन फूड खाते हैं, हम लोग वो कपड़े पहनते हैं जो इंडिया में पहने जाते हैं, हम लोग वो फेस्टिवल्स मनाते हैं जो इंडिया में सेलिब्रेट होते हैं, राइट। अगर हमसे कोई आके ये सारी चीजें छीन ले तो हम क्या बचेंगे, हम कुछ भी नहीं रहेंगे। वी विल बी नथिंग, वी विल बी नो वन। हमारी पूरी की पूरी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। डोंट यू थिंक सो? तो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, आई वॉन्ट टू नो क्विकली। इसका आंसर होगा, सोचो, या तो बी होगा या फिर डी होगा। कौन सा वाला हो सकता है, जल्दी से बताओ। नो, वेल इसका आंसर होगा हमारा, कहां गया ऑप्शन, जस्ट अ मिनट, या इसका आंसर हमारा होगा डी। द आंसर वुड बी डी। क्यों होगा, क्योंकि इसमें बात आइडेंटिटी की हो रही है, वो मैच कर गया। बायगॉन और फॉरगॉटन दोनों ही चीजें कहीं ना कहीं काफी सिमिलर थी। बायगॉन का मतलब जो लंबे समय पहले चली गई, फॉरगॉटन माने जिसको भुला दिया गया। और आइडेंटिटी के साथ साथ एक और ऑप्शन मैच कर रहा था हमारा, वो था होल्ड ऑन। कीप ऑन का मतलब होता है रख लेना, लेकिन होल्ड ऑन का मतलब क्या है, पकड़ के रखना। तो जितने भी लोग थे वो क्या, किस चीज को पकड़ के रखना चाह रहे थे, अपनी उस कल्चर, अपनी उस मदर टंग को जो आज उन्होंने खो दी। दैट इज वाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, या ओके, सो नाउ वी हैव द सेकंड एक्सट्रैक्ट। यहां तक क्लियर है सबको, आई होप क्लियर होगा।
सेकेंड एक्सट्रैक्ट कहता है दैट एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक टू द फ्रेंच लैंग्वेज, वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। एम हेमल बात करते हैं फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, वो बताते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज दुनिया की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है, द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। वो कहते हैं कि ये सबसे क्लियर, सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है और हमें इसकी हमेशा रक्षा करनी होगी, चाहे कुछ भी हो जाए, और हमें इसको कभी भुलाना नहीं होगा। बिकॉज when people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. वो कहते हैं कि जब तक लोग अपनी मातृभाषा को नहीं भुलाते, उसको पकड़ के रखते हैं, तब तक मानो ऐसा है जैसे एक कैदी के पास में उसके जेल की चाबी हो। जब तक उनकी मातृभाषा जिंदा है तब तक वो अपनी जेल की चाबी अपने पास में रखे हुए हैं और वो जब चाहें तो उस जेल से बाहर निकल सकते हैं। Then he opened a grammar book and read us our lessons. फिर उन्होंने एक ग्रामर की बुक ओपन करी और हमें हमारे लेसन्स पढ़ के सुनाए। I was amazed to see how well I understood it. All he said seemed so easy, so easy. फ्रांस बोलते हैं कि मैं बड़ा शौक था उस दिन ये देख के कि उन्होंने जो कुछ बोला वो मुझे कितनी अच्छे से समझ में आया। जो भी वो बोल रहे थे वो इतना इजी था, कितना इजी था। फ्रांस ये बोलते हैं। पहला क्वेश्चन है, which of the following can be attributed to M. Hamel's declaration about the French language? इनमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से कौन सा एम हेमल के जो अनाउंसमेंट था, जो डिक्लेरेशन था फ्रेंच लैंग्वेज को लेके, उसको उसके साथ में जोड़ा जा सकता है। एट्रीब्यूटेड का मतलब है समथिंग दैट कैन बी कनेक्टेड विद द अदर थिंग। पहला ऑप्शन है हमारा सब्जेक्ट एक्सपर्टीज। सब्जेक्ट एक्सपर्टीज का मतलब क्या होता है? जब भी आप कोई भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में महारत हासिल करके बैठे होते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा नॉस्टैल्जिक प्राइड। एक पुराना जो याद आने वाला एक जो गर्व होता है पुरानी बातों का, पुरानी चीजों का, दैट इज नॉस्टैल्जिक प्राइड। फैक्चुअल एक्यूरेसी, एक ऐसी एक्यूरेसी जिसमें बहुत सारे फैक्ट्स हों, विद फैक्ट्स, जिसको सपोर्ट मिल रहा हो फैक्ट्स का। और फोर्थ है हमारा पेट्रियोटिक मैग्निफिकेशन, देशभक्ति से भरा हुआ एक मैग्निफिकेशन, एक फोकस हम कह सकते हैं, एक टारगेट ऑन टू पर्टिकुलर थिंग। यहाँ पे वो टारगेट लैंग्वेज है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि वो फ्रेंच की जब बात कर रहे हैं तो उनके अंदर देशभक्ति की एक फीलिंग आपको देखने को मिल रही है। दैट इज वाई पेट्रियोटिक मैग्निफिकेशन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, रीड द कोट्स गिवन बिलो, चूज द ऑप्शन दैट माइट बेस्ट डिस्क्राइब एम हेमल्स व्यू पॉइंट। अब यहाँ पे आपको 4 अलग अलग कोट्स दी गई हैं। उन कोट्स में से आपको एक कोट चूज करनी है जो कि एम हेमल का जो डिस्क्रिप्शन था उस टाइम पे, उनका जो माइंडसेट था उसको बिल्कुल सही तरीके से डिस्क्राइब करे। वो कोट आपको यहाँ पे चुननी है। पहली कोट है, दोज हु नो नथिंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस नो नथिंग ऑफ देयर ओन। कहा गया है कि वो लोग जिनको अलग लैंग्वेजेस के बारे में कुछ नहीं पता होता, एक्चुअली में उन्हें अपनी लैंग्वेज के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। दूसरी जो कोट है वो है, लैंग्वेज इज द रोड मैप ऑफ अ कल्चर। भाषा किसी भी कल्चर का एक रोड मैप है। कोई भी कल्चर एक भाषा के थ्रू होके ही आगे बढ़ता है। इट टेल्स यू वेयर इट्स पीपल कम फ्रॉम एंड वेयर दे आर गोइंग। वो रोड मैप आपको बताता है कि उसके लोग कहाँ से आते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं और उनका फ्यूचर उन्हें कहाँ लेके जाएगा। थर्ड है, A poor man is like a foreigner in his own country. एक गरीब इंसान अपने ही देश में एक विदेशी की तरह रहता है। फिर से वही चीज, इस चैप्टर में अमीरी और गरीबी की बात कहीं पे भी नहीं हुई है। फोर्थ है, the greatest propaganda in the world is our mother tongue. That is what we learn as children and which we learn unconsciously. That shapes our perceptions for life. हमारी मदर टंग एक सबसे बड़ा एक हम कह सकते हैं प्रोपेगेंडा है, एक ऐसा स्कीम है जो हमें बचपन से सिखाई जा रही है, जब हमें कुछ पता भी नहीं था तब भी। और कहीं ना कहीं वो मदर टंग हमारे परसेप्शंस को फिक्स करती है लाइफ में आगे चल के।
ये भी बहुत इलॉजिकल है क्योंकि इसमें कहीं पे भी पेट्रियोटिज्म की बात नहीं हुई है। इन चारों ऑप्शंस में सिर्फ एक कोटेशन है जिसमें पेट्रियोटिज्म की बात हुई है और वो है हमारी नंबर सेकंड, जिसमें बताया गया है कि लैंग्वेज एक रोड मैप है किसी भी कल्चर का, किसी भी कंट्री का। दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। थर्ड क्वेश्चन है, आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। फ्रांस कहते हैं कि मैं चौंक गया था ये देख के कि मैं कितने अच्छे से उस दिन सब कुछ समझ पाया था। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई फ्रांस फाउंड द ग्रामर लेसन इजी। अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि वो ऑप्शन चूज करो जो ये एक्सप्लेन ना करता हो कि उस दिन फ्रांस को वो ग्रामर का लेसन इजी क्यों लगा था। पहला है कि फ्रांस वॉज पेइंग केयरफुल अटेंशन इन क्लास दिस टाइम। फ्रांस क्लास में ध्यान दे रहा था, ये सही रीजन है, फ्रांस क्लास में ध्यान दे रहा था, ये तो बात सही है। सेकंड है एम हेमिल वॉज बीइंग एक्सट्रीमली पेशेंट एंड काम इन हिज टीचिंग, ये भी सही है, उस दिन एम हेमिल बहुत पेशेंट थे, बहुत काम थे। थर्ड है फ्रांस वॉज इंस्पायर्ड एंड हैड फाउंड अ न्यू मीनिंग एंड पर्पस टू लर्निंग, उस दिन फ्रांस को बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिली थी और उसको एक सबक मिला था कि यार मुझे अपनी लाइफ में एक बहुत ही अच्छा एक क्लियर उसको वे मिला था कि मुझे एक्चुअली में अपनी लैंग्वेज की कदर करनी चाहिए। और फोर्थ ऑप्शन है फ्रांस हैड रियलाइज्ड दैट फ्रेंच वाज द क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। फ्रांस को उस दिन समझ में आ गया था कि फ्रेंच सबसे क्लियरेस्ट और सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है। अब देखो क्लियरेस्ट और लॉजिकल लैंग्वेज की बात फ्रांस ने नहीं बोली, ये बात किसने बोली है, एम हेमिल ने। इसीलिए कौन सा वाला ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर फोर्थ, क्योंकि ये बात एक्चुअली एम हेमिल ने बोली है, फ्रांस की कही हुई बात ये नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है फ्रांस वॉज एबल टू अंडरस्टैंड द ग्रामर लेसन इजिली बिकॉज ही वॉज। फ्रांस उस दिन ग्रामर का लेसन इजिली समझ पाया बिकॉज ही वॉज, क्योंकि वो था। अब वो क्या था, पहला है रिसेप्टिव। रिसेप्टिव माने जब आप किसी भी चीज को रिसीव करने के लिए रेडी होते हो। सेकंड है हमारा अप्रिशिएटिव, जब आप किसी भी चीज को लेके बहुत तारीफ कर रहे होते हो, उसकी सराहना कर रहे होते हो। थर्ड है इंट्रोस्पेक्टिव, जब आप किसी भी थॉट के बारे में खुद में सोच रहे होते हो। फोर्थ है कॉम्पिटिटिव, जब आप कॉम्पिटिशन का एक फीलिंग लेके बैठे होते हो। ना तो उसके अंदर कॉम्पिटिशन था, ना ही उसके अंदर हम कह सकते हैं इंट्रोस्पेक्शन था, क्योंकि वो अपने आप के अंदर नहीं सोच रहा था, वो खुद से बातें नहीं कर रहा था। ना ही वो अप्रिशिएटिव था, वो तारीफें नहीं कर रहा था, लेकिन वो रिसेप्टिव था। वो उस दिन जो उसे पढ़ाया जा रहा था वो सारी चीजों को ग्रास्प करने के लिए रेडी बैठा हुआ था। वो तैयार था कि उस दिन उसको पढ़ना था, क्योंकि उसे समझ में आ रहा था कि ये आज आखिरी दिन है जब मैं अपनी लेसन्स को पढ़ सकूंगा। दैट इज वाई the correct answer would be the option 1, receptive. So these were the two extracts जो कि मेरे अकॉर्डिंग काफी इंपॉर्टेंट हैं। एंड आपको इन दोनों एक्सट्रैक्ट्स पे प्लीज जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, प्लीज कीप दोज इन माइंड, क्योंकि बोर्ड में भले ही ये सेम क्वेश्चंस तो ना आए, लेकिन हाँ बोर्ड में अब की बार जो सैम्पल पेपर है या अब की बार जो फॉर्मेशन है क्वेश्चंस के, उनका तरीका कुछ यही है, काफी घुमा फिरा के अजीबोगरीब तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको जरूरी है कि आप उसके लिए रेडी रहो, प्रिपेयर्ड रहो, ताकि आपके एग्जाम के टाइम पे आपको कोई भी दिक्कत ना आए। और देखो यार सिंपल सी बात है, जब आपकी प्रिपरेशन बढ़िया होती है, जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़िया होता है, तो कोई भी एग्जाम हो आपके सामने, आपके लिए वो बहुत इजी बन जाता है, आपके लिए वो बाएं हाथ का खेल बन जाता है। तो हमें मेक श्योर करना है कि हम हर एक एग्जाम को अपने बाएं हाथ का खेल बनाएं, ना कि वो हमारे ऊपर एक प्रेशर बन के आ जाए और हम उसे हैंडल ना कर पाए। सो दैट वाज इट इन दिस वीडियो फॉर द लास्ट लेसन, and I hope you understood all the questions and the answers. I'll see you in another video. और अगले वीडियो में भी मैं एक चैप्टर के एक्सट्रैक्ट लेके आऊंगा। उस चैप्टर के एक्सट्रैक्ट थोड़े ज्यादा होंगे क्योंकि उसमें काफी सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें आपसे करनी है। Till then, please take care, keep studying. Good night and bye bye.